हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है रीनल फिजियोलॉजी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि इस वीडियो के समाप्त में हम क्या क्या जान जाएंगे। सबसे पहले डिफरेंट बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट के बारे में जानेंगे। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर में क्या डिफरेंस होता है, क्या कंपोजिशन होता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट का ईच कंपार्टमेंट में। उसके बाद फोर्सेज रिव्यू करेंगे कि क्या क्या बैरियर होता है, जैसे कि एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए क्या क्या बैरियर होता है, क्या बैरियर नहीं होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा क्या जानेंगे कि रीनल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। एक तो रीनल फंक्शन और एक उसके अलावा जो नॉन रीनल फंक्शन है उसके बारे में जानेंगे। तीसरा जो फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, उसके दो पार्ट होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। उसके बारे में जानेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। और उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन में जो 3 प्रोसेस होते हैं, फिल्टरेशन, रीऑब्जर्प्शन और सेक्रिएशन, इसके बारे में जानेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन कैसे होता है, उसमें कौन उसको बढ़ाता है, कौन उसको घटाता है। रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है, ये रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसका डिस्कशन करते हैं। बॉडी कंपार्टमेंट मेनली दो तरह का बॉडी कंपार्टमेंट होता है, एक तो इंट्रासेलुलर और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए, जैसे कि सेल है, सेल के अंदर को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर और सेल के बाहर को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। ये जो हमारा बॉडी कंपार्टमेंट है ना, ये दो तरह का होता है, एक तो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर में भी एक होता है इंटरस्टिशियम, इंट्रावेस्कुलर और ट्रांससेलुलर। इंटरस्टिशियम मतलब दो सेल के बीच का जो स्पेस रहता है ना, उसको हम इंटरस्टिशियल कहते हैं। इंट्रावेस्कुलर प्लाज्मा को कहा जाता है। ट्रांससेलुलर किसको कहा जाता है, तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सिनोवियल स्पेस, प्लूरल, पेरिकार्डियल, पेरिटोनियम और कभी कभी कंपोजिशन जो प्लाज्मा से अलग हो। ठीक है, तो देखिए इस तरह से फ्लूइड कंपार्टमेंट डिवाइड हुआ है। ये हमारा क्या है, मेनली हमारे बॉडी में 45% क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, 55% क्या होते हैं, ये फ्लूइड होते हैं। फीमेल में, मेल में 40% सॉलिड होता है, 60% फ्लूइड होता है। अभी जो फ्लूइड है, सॉलिड का तो हम नहीं कंपार्टमेंट करते हैं, फ्लूइड का कंपार्टमेंट करते हैं। फ्लूइड में क्या होता है, जो 2/3 होता है वो इंट्रासेलुलर होता है और 1/3 क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर में भी ये 1/3 का 80% इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और 20% क्या होता है, तो प्लाज्मा फ्लूइड होता है। देखिए टिश्यू के बीच में जो होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, प्लाज्मा जो ब्लड कैपिलरी के अंदर होता है। तो इस तरह से एक चेंज ऑफ वाटर होता है बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो मेजर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम टोटल बॉडी वाटर लेते हैं। कैसे, इसमें यूज क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव वाटर या हैवी वाटर। टोटल बॉडी वाटर में हम कौन सा वाटर यूज करते हैं, हैवी वाटर यूज करते हैं या रेडियो एक्टिव वाटर यूज करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम में हम क्या यूज करते हैं, इनोलिन या रेडियो एक्टिव सोडियम या क्लोरीन। ठीक है, इंट्रासेलुलर प्लाज्मा में क्या होगा, तो इंट्रासेलुलर प्लाज्मा में क्या होता है, जो टोटल बॉडी वाटर रहता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो निकल जाता है इंट्रासेलुलर वॉल्यूम। जैसे कि देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि टोटल बॉडी वाटर कितना है, 5 लीटर है। ठीक है, और हमारा अंदर में कितना हो गया, 3 लीटर का हो गया। तो इंट्रा से बाहर में फ्लूइड कितना है, तो 3 लीटर है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 5 लीटर माइनस 3 लीटर। सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो 2 लीटर क्या हो जाएगा, इंट्रा सेलुलर वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो रेडियो एक्टिव एल्बुमिन और इवेंस ब्लू डाई जो बाइंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन से। ठीक है, टोटल ब्लड वॉल्यूम जानना रहेगा तो प्लाज्मा
डिवाइडेड बाय 1 माइनस हेमेटोक्रेट। फिर से एक बार ये याद कर लीजिए, टोटल बॉडी कितना होता है, बॉडी मास, उसका जो 40% होता है वो सॉलिड होता है, 60% लिक्विड होता है। लिक्विड में भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक तो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर कितना फ्लूइड है और सेल के बाहर कितना फ्लूइड है। सेल के अंदर 2/3 होता है फ्लूइड और सेल के बाहर 1/3 होता है फ्लूइड। अब सेल के बाहर भी है, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो 80% जो दो सेल के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है और एक 20% प्लाज्मा जो ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको मेजर कैसे करेंगे। टोटल बॉडी फ्लूइड को मेजर करने के लिए हम रेडियो एक्टिव वाटर या हैवी वाटर लेते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, सेल के बाहर जो है उसको हम मेजर करने के लिए इनुलिन या रेडियो एक्टिव सोडियम या क्लोराइड लेते हैं। इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी टोटल बॉडी वाटर है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर से घटा देते हैं, तो वो आ जाता है हमारा इंट्रासेलुलर वॉल्यूम। प्लाज्मा को मेजर करने के लिए हम रेडियो एक्टिव एल्बुमिन और इवेंस ब्लू डाई लेते हैं। ये इवेंस ब्लू डाई है ना, जो बाइंड कर जाता है प्लाज्मा प्रोटीन से। अगर टोटल ब्लड वॉल्यूम जानना रहेगा तो प्लाज्मा डिवाइड बाई 1 माइनस हेमेटोक्रेट। अब ये मूवमेंट कैसे होता है, तो मूवमेंट के में ये समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, ज़्यादा पोटेशियम ज़्यादा होता है और सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में एक ये रिसेप्टर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। इसमें क्या करेगा, पोटेशियम अंदर में रहेगा और ये सोडियम क्या करता है, बाहर में रहता है। तो आप पहले ही बता दिए थे, याद कैसे रखना है। तो ये आपका कोई दोस्त है, वो क्या होगा, दिल से बहुत ही नाजुक होगा अंदर से। तो के से कोई कुणाल ही समझ लीजिए, कुणाल क्या है, अंदर से बहुत नाजुक है। तो अंदर में कौन है, कुणाल के। ठीक है, एन क्या होता है, बाहर में होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है ना, वो डिटरमाइन किया जाता है सोडियम से। ठीक है, जो मॉस सेल होते हैं वो वाटर से परमिएबल होते हैं और ये ऑस्मोसिस के अनुसार मूव करते हैं। जिधर ज़्यादा रहता है, ज़्यादा से कम की ओर ये मूव करता है। अगर कोई पूछे कि ऑस्मोलरिटी क्या होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का, तो वो होता है 282 मिली ऑस्मोल पर लीटर और पोटेंशियल ऑस्मोटिक प्रेशर तब 5400 मिली mmHg होता है। ठीक है, फ्लूइड कंपार्टमेंट का ऑस्मोलरिटी कितना होता है, तो मेनली जो फ्लूइड कंपार्टमेंट है उसका ऑस्मोलरिटी उतना ही होता है, कितना, तो 282 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्म आपको समझना होगा, जैसे कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या ये आइसोटोनिक। देखिए, टोनिक का मतलब क्या होता है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट कहीं पे कह रहे हैं, इसका मतलब कि होता है वाटर, पानी। सॉल्यूट कहीं कह रहे हैं तो आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई भी सॉलिड मटेरियल पानी के अलावा। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि हाइपरटोनिक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों सेल सेम है, ऐसे समझ लीजिए। इसके बाहर में ये जो सेल है ना, उसको हम कैसे में डाले हैं, तो हाइपरटोनिक, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है तो बाहर में क्या, अंदर का जो सेल के अंदर का पानी है वो क्या होगा, बराबर। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, पानी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। मतलब कि बाहर में क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है, तो सेल से क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा और सेल हमारा सूख जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। आइसोटोनिक मतलब बाहर में जो ये सॉल्यूट है और जो अंदर में सॉल्यूट है वो बराबर है। बाहर में जो पानी है और अंदर में जो पानी है वो बराबर है, तो इसमें ना सेल जाएगा ना आएगा, बराबर रहेगा। ठीक है, पानी। हाइपोटोनिक मतलब बाहर का जो सॉल्यूशन है वो उसमें क्या है, सॉल्यूट कम है, मतलब कि सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। सॉल्वेंट कहने का क्या मतलब है, वाटर ज़्यादा होगा। ठीक है,
तो वाटर ज़्यादा होगा, तो अब बाहर वाटर ज़्यादा है अंदर की अपेक्षा, तो पानी बाहर से क्या होगा, अंदर की ओर मूव करेगा। तो सेल का जो साइज है उससे वो बड़ा हो जाएगा, तो उससे क्या, उसको क्या कहते हैं, सेल स्वेल कर जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं सोयाबीन का। सोयाबीन जब सूखा हुआ रहता है उसको हम पानी में डालते हैं, कितना एकदम फूला फूला सा हो जाता है। मतलब कि हम सोयाबीन को कैसे जो वाटर होता है वो क्या होता है सोयाबीन के लिए, हाइपोटोनिक होता है, इसलिए पानी क्या होता है, सेल के अंदर चला जाता है और हम जो हमारा सोयाबीन है वो फूल जाता है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लोअर होता है इसमें सॉल्यूट। ठीक है, मेनली इसमें क्या होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा, कितना कम होगा, तो 282 मिली ऑस्मोल पर लीटर से कम होगा। इसलिए वाटर क्या है, सेल के अंदर जाएगा, जिसके कारण सेल स्वेल कर जाएगा, ताकि सॉल्यूशन और जो सेल है दोनों का ऑस्मोलरिटी मेंटेन हो। हाइपरटोनिक में क्या होगा, सॉल्यूट सेल के बाहर ज़्यादा होगा तो वाटर क्या होंगे, सेल से बाहर निकलेगा तो सेल श्रिंक करेगा। आइसोटोनिक में दोनों बराबर होंगे, ये पहले ही मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, क्या होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और ऑस्मोलरिटी का, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और ऑस्मोलरिटी का, जब उनको आइसोटोनिक NaCl में रख दिया जाएगा और जब उनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाएगा। अभी ऊपर समझाएं उसके अनुसार आप ये बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ द किडनी, फंक्शन क्या होता है, तो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है फिल्टरेशन का। वो क्या करते हैं, जो मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में है अमोनिया, उसको यूरिया के फॉर्म में वो बाहर निकालने का काम करता है। और क्या करता है, तो बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम और ऑस्मोलरिटी को रेगुलेट करता है। जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि हम कभी कभी कम पानी पीते हैं, ठीक है, तो कम पानी पीते हैं तो हमारा क्या होगा, शरीर से जितना यूरिन निकलना चाहिए अगर उतना ही यूरिन निकलेगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए हमारा किडनी क्या करता है, कम से कम यूरिन निकालता है, ताकि और क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीऑब्जर्व करता है, ताकि वो बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन कर सके। वहीं दूसरे जगह पे अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो आप देखिएगा, ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो यूरिन ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, ताकि वो बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा पानी है उसको वो बाहर निकाल दे रहा है। तो इस तरह से किडनी रेगुलेट करता है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और ऑस्मोलरिटी को। रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। जैसे कि देखिए क्या होता है, हाइपरटेंशन, जब सोडियम ज़्यादा होने लगता है तो हाइपरटेंशन होने लगता है, तो सोडियम के एक्सक्रीशन को वो बढ़ा देगा। तो सोडियम अगर बाहर जाने लगेंगे तो क्या होंगे, बॉडी जो सोडियम बॉडी में ज़्यादा होया हुआ होगा वो मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से ये रेगुलेट करता है इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को। वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। प्रोडक्शन और सेक्रिएशन करता है हार्मोन्स का, जैसे कि इरिथ्रोपोएटिन, रेनिन, 125 हाइड्रोक्सी, विटामिन D3। रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, कैसे, तो रास मैकेनिज्म से। तो हमारा पहला और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, समाप्त हो गया। पहले तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को समझ लिए, इलेक्ट्रोलाइट को समझ लिए, उसके बाद रीनल और नॉन रीनल फंक्शन को समझ लिए। अब रीनल सिस्टम क्या होता है, तो किडनी क्या है, बहुत अच्छा, अगर कोई पूछेगा ना किडनी में हार्ट का कितना % ब्लड सप्लाई होता है, तो मेनली 20% जितना कार्डियक आउटपुट होता है ना, उसका 20% ब्लड जो होता है वो किडनी में जाता है। ठीक है, टोटल बॉडी वेट का 0.5% ब्लड सप्लाई किडनी में देखा जाता है। किडनी का क्या काम है, किडनी प्रोसेस करता है प्लाज्मा पोर्शन ऑफ द ब्लड को और रिमूव करता है सब्सटेंस को इससे, ठीक है, और ऐड करता है सब्सटेंस। उसके बाद अगर कोई पूछे कि ये जो फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, ये कितने होते हैं, अगर कोई एक किडनी में पूछे तो 1 से 1.25
2.5 मिलियन होता है, अगर दोनों किडनी को पूछे तो 2.5 मिलियन होता है। ये जो नेफ्रॉन है इसका एक बार डेवलपमेंट हो गया तो हो गया, बाद में ना ऐड होता है और डिक्रीज हो सकता है। अगर कोई बीमारी हो गया किडनी रिलेटेड तो ये डिक्रीज हो सकता है, लेकिन ऐड नहीं हो सकता। तो एक बार जो बन गया वो बन गया, ठीक है। नेफ्रॉन के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं फंक्शनल, एक तो ट्यूबुलर, एक वेस्कुलर। ट्यूबुलर में क्या होता है, इसमें यूरिन रहते हैं, और वेस्कुलर कंपोनेंट में ब्लड सप्लाई रहता है। तो आपको याद होगा जब मैंने इसका एनाटॉमी पढ़ाया था, तो इधर से क्या होते हैं, एफरेंट आते हैं, यहाँ पे इस तरह से कैपिलरी बनाता है और इधर से एफरेंट निकलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, वुमेन्स कैप्सूल होता है। इस पाथ को ग्लोमुलर्स कहते हैं। और ये जो एफरेंट जाता है ये भी इस तरह से पहली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है और उसके बाद लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ भाषा रेखता का बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वेस्कुलर पाथ हो जाएगा। और बाकी ये जो नेफ्रॉन का पाथ है जहाँ पर यूरिन फिल्टर होके बाहर निकलता है वो क्या हो जाएगा, ट्यूबुलर पाथ हो जाएगा। ये जो मैकेनिज्म है किडनी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये डिपेंड करता है ये ट्यूबुलर कंपोनेंट और वेस्कुलर कंपोनेंट के बीच के रिलेशनशिप पर, ठीक है। मेनली जो नेफ्रॉन होते हैं ना दो तरह के होते हैं, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है ना, नाम से देखिए कॉर्टिकल मतलब मोस्ट ऑफ जो नेफ्रॉन का पाथ होगा वो कॉर्टेक्स में होगा, और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है तो नाम से ही देखिए ये कॉर्टेक्स और मेडुलरी के बीच में होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर से समझ में आ जाएगा, ये हमारा क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा क्या, ये वाला पार्ट क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, और ये वाला पार्ट हमारा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना उसका लूप ऑफ हेनले मेडुलरी में शॉर्ट होता है एज कंपेरिजन टू जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये सिर्फ 15% होता है और ये लार्ज परफ्यूजन करता है, इसमें लार्ज जीएफआर होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के कंपेरिजन में, ठीक है। चलिए, जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये पूरे नेफ्रॉन का सिर्फ 20 से 30% होता है। ये लॉन्ग यू शेप्ड, इसमें लूप ऑफ हेनले देखने को मिलते हैं, इसमें लार्ज कॉर्पस्कल्स होते हैं, लार्ज ब्लड वेसल के रिलेटिवली इसमें इफरेंट आर्टरियोल आता है, उसका डायमीटर छोटे होते हैं, ठीक है। इसमें भी भाषा रेखता का कैपिलरीज होता है, ये तो पहले ही बता दिए। कॉर्टिकल नेफ्रॉन शॉर्ट उसमें लूप ऑफ हेनले होता है, वो मेदुला के डीप में नहीं जाता है और इसमें पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होंगे। तो याद रखिएगा कॉर्टेक्स में क्या होता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, और जक्स्ट्रा मेडुलरी के लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, भाषा रेखता, ठीक है। दोनों जो कॉर्टेक्स और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है उनमें क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट होता है। नेफ्रॉन का सेगमेंट देखें तो इस तरह का नेफ्रॉन का सेगमेंट होता है। ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस है जिससे फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन होके ये फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में आते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर ये डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है। असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, तो असेंडिंग लिम्ब में मेनली ये साल्ट बाहर निकलता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है डीसीटी में क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलते हैं और थोड़ा मोड़ा वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट हो जाता है, इसमें भी क्या होते हैं, यूरिन बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से दिया हुआ है। ये ब्लड और प्रोटीन है, ये फिल्टर होके आ जाते हैं हमारे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स का ये डिसेंडिंग लिम्फ है, इसमें ऑस्मोसिस होता है। फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा 1200 मिली स्मॉल पर लीटर रहते हैं। फिर यहाँ पर साल्ट पंप है जो साल्ट को बाहर निकालना चालू कर देता है। फिर यहाँ पर से ज़रूरत पड़े तो सोडियम और वाटर बाहर निकालते हैं, और ना ज़रूरत पड़े तो उसको फिर ये स्क्रीट कर देते हैं। तो इस तरह से मेनली ये नेफ्रॉन सेगमेंट होता है। इसमें मेनली 3 बेसिक रीनल प्रोसेस होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए। एक होता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन,
ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रिएशन। फिल्ट्रेशन मतलब जो फिल्टर होता है, उसके बाद रीऑब्जर्प्शन मतलब जो चीज़ की ज़रूरत है उसको दोबारा ब्लड में भेज देना, और सेक्रिएशन मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देना। ठीक है, तब इसमें हम ये देखते हैं कि कितना अमाउंट फिल्टर हुआ है, कितना अमाउंट रीऑब्जर्व हुआ है, और कितना अमाउंट सेक्रिएट हुआ है। ये होता है अमाउंट एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ठीक है, मतलब कि अमाउंट जो रीऑब्जर्व होगा और जो क्या होता है अमाउंट सेक्रिएट होंगे वो अमाउंट फिल्टर से माइनस कर दिए जाते। तो उतना देखिए, जैसे कि मान लीजिए कहाँ गया, यहाँ से 10 फिल्टर हुए। जैसे कि जो टोटल यूरिन है कितना एक्सक्रीट हुआ है कैसे पता चलेगा। तो मान लीजिए जो फिल्ट्रेशन हुआ है वो 10 मिलीस्मोल पर लीटर हुआ है, उसमें से कुछ पार्ट फिर से ब्लड वापस ले लिया, तो कितना 3 ले लिया वापस। लेकिन ब्लड को बाद में पता चला कि नहीं, हमारे पास एक चीज़ ज़्यादा है, इसको भी यूरिन में भेज देना चाहिए। ठीक है, तो यूरिन में टोटल कितना होगा, तो 10 में से 3 माइनस कर देंगे 7, और बाद में जो एक ऐड हो गया है एक, तो टोटल 8 मिलीस्मोल ऐसे यूरिन निकलेगा। इस तरह से मेनली यूरिन का एक्सक्रीशन कितना होता है हम उसको ये मेजर करते हैं। अगर कोई पूछे कि GFR एक दिन में कितना कितना फिल्ट्रेशन करता है, तो 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, लेकिन ये जो फिल्टर कर रहा है ना, ये सारा यूरिन नहीं है। यूरिन तो सिर्फ 2 से 2.5 लीटर ही बाहर निकलता है दिन भर में। अगर इतना यूरिन निकलने लगे तो फिर तो इंसान डिहाइड्रेशन एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया क्या कि ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और यूरिन फॉर्मेशन के तीनों स्टेप। ठीक है, अब देखते हैं कि जो प्लाज्मा फिल्टर होता है ग्लोमेरुलर के द्वारा, उसमें क्या क्या बैरियर आते हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, एनाटोमी में ऑलरेडी। अब देखते हैं कि प्लाज्मा फिल्टर कैसे होता है ग्लोमेरुलर बैरियर से। ठीक है, प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं। ये क्या है, अफरेंट आ रहा है, ये कैपिलरी बना रहा है, इफरेंट जा रहा है। ठीक है, अफरेंट जो होता है वो ज़्यादा थिक होता है, इफरेंट कम थिक होता है। यहाँ पर जो होते हैं ना, और ये जो मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स हैं, तो ये जो नीचे ये जो है वो क्या कहलाएगा, इंडोथेलियम कहलाएगा। अब हम बनाते हैं वुमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पर इस तरह से विसरल यहाँ पे रहता है। ठीक है, क्या है ये, विसरल एपिथेलियम है। ठीक है, और ये दोनों के बीच में क्या होगा, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, क्या है बीच में, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये वुमेन्स कैप्सूल हो गया। तो मेनली फिल्टर यहाँ से यहाँ तक होता है। तो इंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पर क्या है, तो विसरल एपिथेलियम, ये तीनों को क्रॉस करके मेनली हमारा फिल्ट्रेशन होता है। तो क्या है, कैपिलरी इंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये मेनली नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ जो होते हैं वो साइज प्रोटीन के इतने होते हैं कि वो आराम से फिल्टर हो जाए, लेकिन वो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाते क्योंकि उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है, एक दूसरे को दूर भेजता है। और कौन सा तीसरा, एपिथेलियम ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब देखिए ये जो फिल्ट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। अब छलनी आप जानते हैं, जैसे हम लोग आटा छालते हैं तो जो बड़े बड़े दाने होते हैं वो बाहर रह जाते हैं और पतले दाने निकल जाते हैं। वैसे ही ये भी है, जो छोटे जितने साइज़ के होने चाहिए छलनी, मतलब जो ग्लोमेरुलर स्लीट है, उससे छोटे वाले निकल जाते हैं, बाहर वाले वो नहीं, बड़े वाले नहीं निकल पाते। चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज वाले नहीं निकलेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव या न्यूट्रल चार्ज वाले हैं वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। ठीक है, साइज, शेप। अब शेप कुछ होता है, ट्रायंगुलर होता है, उसके बाद कैसा ये सर्कुलर होता है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो सिमिलर होता है प्लाज्मा में, लेकिन सिर्फ एक अंतर होता है कि प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, सेल्स होते हैं, लेकिन यूरिन में ये सब नहीं होता है। पोडोसाइट क्या बताए थे,
वो जो छोटे 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 छिद्र होते हैं ना, उसी को पोडोसाइट कहते हैं। ये मेंटेन करता है स्लीथ के डायफ्राम को, ठीक है, ये छलनी की तरह काम करता है। अब एक फार्मूला है जिसको कहते हैं स्टार्लिंग फार्मूला। चलिए अब देखते हैं स्टार्लिंग फोर्सेज। ये जो फोर्स होता है ना, ये मेनली नेट फ्लो कितना करेगा फ्लूइड का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस, वो बताता है। ये दिया गया है अर्नेस्ट स्टार्लिंग के नाम पे। ये डिस्क्राइब करता है बैलेंस बिटवीन कैपिलरी प्रेशर, इंटरस्टिशियल प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसमें मेनली इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियम, ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी और ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे हम क्या निकालेंगे, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालेंगे। तो सबसे पहले जो प्रेशर लगता है वो हमारे कैपिलरीज के द्वारा लगाया जाता है। देखिएगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, कम प्रेशर लगेगा तो कम फिल्ट्रेशन लगेगा। तो ये जो कैपिलरीज के द्वारा लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो मेनली 55 से 60 mmHg होता है। उसके बाद कुछ कैप्सूल्स में भी होते हैं वाटर, वो भी अपना प्रेशर लगाएगा, तो उसको हम कहते हैं कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो 15 mmHg होता है, ठीक है। अब जो ब्लड कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो ब्लड है उसका अपना भी कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जिसको VCOP कहते हैं, वो होता है 30 mmHg। तो टोटल कितना हुआ, जितना इसका फिल्ट्रेशन है उसमें इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो उतना ही क्या हो जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन रेट हो जाएगा, तो वो होता है 10 mmHg। अब ये जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन है ना, अभी पढ़ा, इसमें 2 फोर्स क्या करते हैं, फिल्टर को सपोर्ट करते हैं, और 2 फोर्स क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को अपोज करते हैं। तो सपोर्ट कौन कौन करते हैं, तो मेनली जो सपोर्ट करते हैं वो होता है ग्लोमुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और ये हमारा वुमेन्स स्पेस ऑनकोटिक प्रेशर। और जो अपोज करता है वो कौन कौन सा है, तब वुमेन्स स्पेसिफिक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और जो हमारा ग्लोमुलर कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर है वो क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। अब ये जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन है ना, वो होता है KF × EFP। अब ये जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन है ये क्या पे डिपेंड करता है, KF × इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर में आपको पता है जो ये ग्लोमुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था उसमें बाकी दोनों को माइनस कर देते थे। अब ये KF क्या है, तो ये फंक्शन ऑफ कैपिलरी सरफेस एरिया है और मेम्ब्रेन परमिलिटी है, जो कितना होता है 12.5 मिली पर मिनट पर mmHg। अगर कोई पूछे कि 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेशन होता है तो 125 ml, एक दिन में कितना होता है तो 180 लीटर, ठीक है। ये जो GFR का मेजरमेंट है वो डिपेंड करता है क्लियरेंस ऑफ इनुलिन पे, ना कि कितना सेक्रीट हुआ है, कितना रीऑब्जर्व हुआ है, इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है, तो क्लियरेंस ऑफ इनुलिन पे, ठीक है। सी कंसंट्रेशन क्या पे डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन इन यूरिन इनटू जो यूरिन का फ्लो रेट है वो उस पर, तो 125 मिलीलीटर पर मिनट है, ठीक है। इसको हम क्लिनिकली यूज करते हैं क्रिएटिन के क्लियरेंस में। अब ये जो ग्लोमुलर्स और जो वुमेन कैप्सूल है ये क्या करता है, मेनली ग्लोमुलर से फिल्ट्रेट होता है और फिर चला जाता है वुमेन्स स्पेस में, उसके बाद वो जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। जो इंडोथेलियम पोर होते हैं वो अलाउ करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल को पास करने का। पोडोसाइट निगेटिव चार्ज होता है इसलिए वो निगेटिव चार्ज को अपोज करता है। मैकुला डेंसा से जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, तो डिजिटल में वो क्या करते हैं, वो सेंस करते हैं सोडियम को, ठीक है। उसके बाद जो जक्स्ट्रा मेडुलरी अपैरेटस है जो इंक्लूड आता है जेजी सेल में, वो सेक्रिएट करता है रेनिन। जक्स्ट्रा ग्लोमुलर अपैरेटस हेल्प करता है
रेगुलेट करने में रीनल ब्लड फ्लो को, जीएफआर को, और इनडायरेक्टली सोडियम बैलेंस और सिस्टमेटिक बीपी को। ठीक है, कैसे करता है? तो देखिए, ये एफरेंट आर्ट्रियोल जा रहा है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल निकल रहा है। तो जीएफआर का हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये अफरेंट आर्ट्रियोल का देखते हैं, जीएफआर फिल्ट्रेशन रेट। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा अफरेंट आर्ट्रियोल है उसको डायलेट कौन कौन करता है? तब प्रोस्टाग्लैंडिन्स, काइनिन, डोपामिन, लो डोज ऑफ डोपामिन याद रखिएगा, एंटी नेट्रिएटिक पेप्टाइड जो हार्ट के द्वारा सेक्रेट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या करता है? इतने चीज़ें अफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट करते हैं। उसके बाद अफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट कौन कौन करता है? तो इसको कंस्ट्रिक्ट करता है मेनली एंजियोटेंसिन 2 अगर हाई डोज में दिए तो, नॉर एड्रेलिन, इंडोथेलिन, एडीएच, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का ब्लॉकेज, ये इसको क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट करेगा। अब इफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट कौन करता है? तो एंजियोटेंसिन का लो डोज, और इसको डायलेट कौन करता है? तो एंजियोटेंसिन का ब्लॉकेज। ठीक है, तो इस तरह से ये मेंटेन करता है। जो परमेबिलिटी होता है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का, वो डिपेंड करता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी कितना फेनिस्ट्रेशन हो रहा है। मेनली जो ये जो होता है 50 टाइम्स मोर परमिएबल होता है अदर कैपिलरी से। ठीक है, इस अपोडोसाइट जो निगेटिव होता है वो क्यों होता है? तो उसमें एक सियालो प्रोटीन होते हैं, उसके कारण वो निगेटिव चार्ज होता है। जो पोर का साइज होता है वो एल्बुमिन से कम होता है, लेकिन पोर जो पोडोसाइट होते हैं उसका साइज और एल्बुमिन का साइज छोटा होता है, पोडोसाइट का बड़ा होता है। तो एल्बुमिन को तो इजीली निकल जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं निकल पाता है क्योंकि उसमें निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, यहाँ ये वाला तो मैंने ऊपर ही समझा दिया है कैपिलरी बेड साइज को। हाइड्रोस्टेटिक और ओस्मोटिक प्रेशर, ये क्या पे डिपेंड करता है? तो ये मेनली डिपेंड करता है कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को। ऑटो रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल प्रेशर बिटवीन 90 to 190 mmHg, कांस्टेंट आरपीएफ, रीनल प्लाज्मा फ्लो। इसलिए जो जीएफआर है वो मायोजेनिक थ्योरी को पूरा करता है। दूसरा सिस्टमेटिक स्टिमुलेशन, मतलब कि आर्टेरियल रेजिस्टेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फैक्टर जो अफेक्ट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, चेंजेस जो हो रहे हैं। रीनल ब्लड फ्लो तो बता दिए थे, कार्डिक आउटपुट के 20%, मतलब कि 1 लीटर होता है। और ये जाता कैसे है? सबसे पहले ये अरोता से निकलता है, उसके बाद रीनल आर्टरी में जाता है, रीनल आर्टरी से सिगमेंटल आर्टरी, सिगमेंटल से लोबर आर्टरी, फिर इंटरलोबर आर्टरी, फिर आर्कुलेट आर्टरी, फिर इंटरलोबुलर आर्टरी, और फिर ये अफरेंट आर्टरी में जाता है। अफरेंट आर्टरी से ये फिर चला जाता है कहाँ पे? तो ग्लोम्यूल्स में। ठीक है, मतलब ये कैपिलरी का फॉर्मेशन करता है। तो क्या हुआ, आर्टरी से सिगमेंट, सिगमेंट से लोब, लोब से इंटरलोब, फिर आर्कुलेट और फिर इंटरलोबुलर आर्टरी। ठीक है, तो इंटरलोबुलर आर्टरी 2 बार आता है, याद रखिएगा। तो कैसे हम याद कर सकते हैं? तो रीनल का तो है ही, SLIA क्या है? स्लिया, स्लिया से याद रखिएगा। ठीक है, फिर अफरेंट, फिर इफरेंट। अब इफरेंट से फिर वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाता है या भाषा रेखता, फिर इंटरलोबुलर वेन, आर्कुलेट वेन, फिर इंटरलोबुलर वेन, फिर रीनल वेन, फिर इंफीरियर वेन का उसके अपोजिट है ना, तो याद करने में ईजी होगा। स्लिया याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें इधर से ऊपर वाला में स्लिया होता है और नीचे वाला में सिगमेंटल आर्टरी नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। उसके जगह पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं या भाषा रेखता होता है। जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो डिपेंड करता है कि किस रेट में फ़्लो कर रहा है। ठीक है, और ये फ़्लो मेनली किस पे डिपेंड करता है? वो जो सब्सटेंस को कैरी करता है उस पे डिपेंड करता है। जो नॉर्मल रेट होता है प्लाज्मा फ्लो का दोनों किडनी का, अगर मान लीजिए कोई 70 kg का आदमी है तो उसका फ़्लो 650 ml पर मिनट होगा। अगर नॉर्मल रेट ब्लड फ्लो का हो तो कितना होगा? 120 ml
पर मिनट। ब्लड फ्लो का नॉर्मल फ्लो कितना होता है 120 ml पर मिनट, और प्लाज्मा फ्लो कितना होता है 650 ml पर मिनट। प्लाज्मा क्या है 55% होता है टोटल बॉडी वॉल्यूम का, तो उसका फ्लो रेट भी क्या होगा टोटल ब्लड फ्लो का 55% होगा। ठीक है। अब इसको रेगुलेट कैसे करते हैं, तो ये रेगुलेट होता है डिग्री ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और डिग्री ऑफ आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस पे। जैसे कि हाइपोटेंशन में क्या होता है सिस्टमेटिक रिफ्लेक्स बढ़ जाते हैं, जिससे इफरेंट और अफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट करता है, जिसके कारण रीनल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और जीएफआर घट जाता है। उसी अपोजिट होता है हाइपरटेंशन में। ये हाइपरटेंशन के कारण सिस्टमेटिक टोन घट जाता है, रीनल आर्ट्रियोल वैसोडाइलेशन होता है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसके कारण जीएफआर बढ़ जाता है। इसलिए जिसको हाइपरटेंशन होता है ना उसको जल्दी जल्दी बाथरूम लगता है। ठीक है। आर्ट्रियोल रेजिस्टेंस में कंस्ट्रिक्शन कैसे होता है, डायलेशन कैसे होता है, तो कंस्ट्रिक्शन के कारण रीनल प्लाज्मा फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होते हैं कम जाते हैं, डायलेशन में अपोजिट होता है। और अफरेंट में कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो घट जाते हैं लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन डायलेशन में उल्टा होता है, तो इफरेंट और अफरेंट का याद रखिएगा। ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है ये तो पहले ही बता दिए हैं, 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट होता है, लेकिन उसमें से 90% फ्लूइड फिर से रीऑब्जर्व हो जाते हैं और सिर्फ 1% फ्लूइड यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है। अब आप ये ग्राफ देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे क्या है ये। इसमें मेनली हमें पढ़ना है स्प्ले फिनोमिना। ये जो थोड़ा सा इस तरह का कर्व हुआ है ना उसके बारे में पढ़ना है। इस कर्व को क्या कहते हैं स्प्ले फिनोमिना। अभी फिजियोलॉजी में स्प्ले का मतलब क्या होता है डिफरेंस बिटवीन यूरिन थ्रेशोल्ड और सेचुरेशन। ठीक है। यहाँ पर मेनली क्या होता है कैरियर आ जाते हैं, जिसके कारण इसके सेचुरेशन में थोड़ा सा इधर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस मैक्सिमम रीनल रीऑब्जर्प्शन और वर्सेज अपीयरेंस इन द यूरिन, मतलब कितना ये रीऑब्जर्व हुआ और कितना यूरिन आया है उसके बीच का डिफरेंस ही मेनली हम इसमें देखते हैं। ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा हुआ है कि इन जो इतना सारा दिया हुआ है इनमें से कौन सा रीऑब्जर्व होता है, कौन सा फिल्ट्रेट होता है, कौन सा सेक्रिएशन होता है और जिसमें सब होता है। पहले इसका मतलब समझते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब क्या, जो ब्लड में है वो डायरेक्ट ग्लोमेरुलस में आएगा, जितना ब्लड में है उतना ग्लोमेरुलस में आएगा, और जितना ग्लोमेरुलस में फिल्टर होके आएगा उतना ही यूरिन में होगा। उसका नहीं रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं सेक्रिएशन होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा फिल्ट्रेशन और पार्शियल रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन और पार्शियल रीअब्जॉर्प्शन क्या कहते हैं, कोई सब्सटेंस जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ आया सोडियम आया, मान लीजिए कि सोडियम है फिल्टर हुआ। ठीक है। सोडियम का कुछ पार्ट क्या हो गया रीऑब्जर्व हो गया और बाकी कुछ पार्ट क्या हो गया सेक्रिएट हो गया, तो इसे फिल्ट्रेशन और पार्शियल रीऑब्जर्प्शन कहते हैं। इसका क्या मतलब है जितना पार्ट फिल्टर हुआ सब रीऑब्जर्व हो गया, जैसे कि ग्लूकोज बेस्ड एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो गया फिल्टर तो हुआ, जितना फिल्टर हुआ यूरिन में उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो कैसे तक कुछ और जगह से उसमें आ गया, इसको क्या कहते हैं सेक्रिएशन हो जाना। तो चलिए अब देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले ग्लूकोज देखते हैं। जितना प्लाज्मा में है उतना फिल्टर किया, यूरिन में 0 मिला, मतलब कि पूरा क्या हो गया होगा ये रीऑब्जर्व हो गया होगा। ठीक है। सोडियम को देखते हैं। जितना प्लाज्मा में था उतना फिल्टर हो गया, लेकिन यूरिन में क्या मिला उससे कम मिला, मतलब इसमें पार्शियल रीऑब्जर्प्शन हुआ होगा। ठीक है। पूरी तरह नहीं पार्शियल रीऑब्जर्प्शन हुआ होगा। इसमें देखिए इसमें जितना प्लाज्मा में था उतना फिल्टर हुआ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मिल गया, मतलब कि कहीं से बीच में और इसको दिया होगा अरे तुम भी जाओ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मतलब कि इसमें सेक्रिएशन हुआ होगा।
ठीक है। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। कुछ में फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन दोनों होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब मैकेनिज्म जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रिएशन में हेल्प करे, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस के थ्रू जो होता है वो दो तरह का होता है, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, सेकेंडरी मतलब किसी के सहारे आता है। तो एक्टिव प्रोसेस में कौन कौन सा आएगा? सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम हाइड्राइड एंटीपॉड, हाइड्रोजन पंप, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एटीपेज, क्लोराइड हाइड्रोक्साइड एंटीपॉड, ठीक है। एंटीपॉड किसको कहते हैं? जो क्या होता है, देखिए दोनों निगेटिव निगेटिव चार्ज है, एक दूसरे के अपोजिट में आ रहा है, मतलब एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है, ठीक है। पैसिव प्रोसेस में कौन सा आता है? तो डिफ्यूजन ऑफ क्लोरीन एंड पोटेशियम और ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पिक्चर क्या है, जैसे कि ये काउंटर करेंट में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। मान लीजिए कि 300 ऑस्मोमोलरिटी है, इंटर किया फिल्टर करके। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में क्या होता है ना, जितना आयंस निकलता है उतना वाटर निकलता है, इसलिए इसका प्रोपोर्शन सेम रहता है, आइसोटोनिक रहता है। यहाँ तक क्या हो गया? आइसोटोनिक 300 तक रहा। फिर ये डिसेंडिंग लिम्फ है, इसमें क्या होगा? वाटर परमिएबल है, वाटर बाहर ज़्यादा निकलेगा, तो यहाँ पर 600 900, यहाँ पर 1200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1200 ऑस्मोमोलरिटी हो जाता है, ठीक है। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये किसके लिए है? तो आयंस निकलते जाएंगे, तो फिर से ये नॉर्मल होते जाएगा। और ये ठीक में क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रोटॉन पंप होता है, जो आयंस को और ज़्यादा निकालता है। तो जितना 300 था ना, तो यहाँ पे 300 ना रह के 150 या 200 रहता है। तो इस तरह से मेनली चलता है। और बीच में मतलब ये क्या है? बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसमें हमेशा ऐसे याद रखिएगा 300 से लेके 1200 तक रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए क्या है, ऑब्जर्प्शन है पीसीटी। पीसीटी में ऑब्जर्प्शन की क्या क्या का होता है? तो जितना भी री ऑब्जर्प्शन होता है वो मेनली बेसोलेटरल सोडियम पोटेशियम पंप पे डिपेंड करता है। जो फिल्टर होता है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जितना फिल्टर होता है सारा री ऑब्जर्व कर लिया जाता है सोडियम के को ट्रांसपोर्ट के द्वारा। क्लोराइड री ऑब्जर्प्शन क्या होता है? पैसिव होता है, और इसमें सेकेंडरी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की भी ज़रूरत होता है, जो मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, ठीक है। वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन पैसिव होता है, और ये क्रिएट किया जाता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl के साथ। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा वाटर परमिलिटी होगा तो क्या होगा? तो वो मेनली आइसो ऑस्मोटिक वॉल्यूम के रीअब्जॉर्प्शन को मेंटेन करेगा। पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मेनली जो सॉल्वेंट ड्रैग पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट ड्रैग क्या होता है? सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पानी। सोडियम मूवमेंट होता है ना, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट चाहिए। लेकिन इस सोडियम के साथ साथ क्या होता है ना, वाटर भी मूव कर जाता है या फिल्ट्रेट हो जाता है किसके साथ? तो सोडियम के साथ, ठीक है। वाटर जब ट्यूब्यूल्स को लीव करता है उस समय कंसंट्रेशन मेनली क्या होता है? बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है? यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। 60 से 70% जो फिल्ट्रेट है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का 60 से 70% रीअब्जॉर्प्शन मेनली पीसीटी में देखने को मिलता है। 100% रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज या अमाइनो एसिड का होता है। तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। जो ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन है ना, वो SGLT1 और HGLT2 पे डिपेंड करता है। HGLT1 क्या है? तो ये हाई एफिनिटी लो कैपेसिटी ग्लूकोज ग्लैक्टोज ट्रांसपोर्टर है, जो मेनली H3 सेगमेंट पे काम करता है। और जो HGLT2 है वो उसका लो एफिनिटी होता है, हाई कैपेसिटी होता है, और ये मेनली S1 और S2 सेगमेंट पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सारा क्या है? H3 पे कौन सा काम करेगा? HGLT1।
स्टार्टिंग का क्या हो गया, जैसे कि PCT हो गया S1, लूप ऑफ हेनले S2 और DCT S3। इस तरह से सीक्वेंस का डिवीजन हुआ है। ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होता है, एक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होता है, एक ट्रांसपोर्ट थ्रेशोल्ड होता है। मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक कितना वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। थ्रेशोल्ड मतलब होता है कि इतना है, जो सब नेफ्रॉन भी एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, उनके अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। तो थ्रेशोल्ड इसको होता है कि इतना तक जितने भी नेफ्रॉन हैं सब क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो T मैक्सिमम होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिल्टर। अगर एग्जांपल के लिए बताएं तो मान लीजिए कि कोई बच्चा 5वां क्लास में पढ़ रहा है, तो जो 5वां क्लास का टॉपर है ना, कि उससे ज़्यादा तेज क्लास में कोई नहीं है, वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। ठीक है। जब कैरियर मॉलिक्यूल सैचुरेटेड होता है और एक्सेस होता है तो वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू। क्या हाइपर ग्लाइसेमिक इंडिविजुअल में भी ग्लूकोज 100% ये कर लिया जाता है फिल्टर? नहीं। जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर वो रीऑब्जर्व ना होकर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, जो हाइपरग्लाइसेमिक या डायबिटीज़ के केस में देखा जाता है। ठीक है। और इसलिए अगर ग्लूकोज यूरिन में मिला तो क्या कहा जाता है कि इसको ये ग्लाइकोयूरिया है, मतलब कि डायबिटीज़ भी है। ठीक है। ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जो T मैक्सिमम होता है ना, वो 300 मिलीग्राम पर मिनट होता है। ठीक है। यह कह सकते हैं 300 में 180 को कर दीजिए तो 1.7 मिली मोल पर मिनट होता है। अगर इससे नीचे रहेगा तो सारे ग्लूकोज क्या हो जाएंगे, रीऑब्जर्व हो जाएंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो वो यूरिन में मिलेगा। मेनली जो अपीयरेंस थ्रेशोल्ड है वो ब्लड प्लाज्मा, जिसमें कि पहला डिटेक्ट होता है यूरिन, मतलब औसा ग्लूकोज जब फर्स्ट टाइम वो यूरिन में डिटेक्ट होने लगे उसी को अपीयरेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं। ठीक है। एक होता है मैथ्यू डफसन। ये क्या है, तो इन्होंने ही बताया था कि डायबिटीज एसोसिएटेड होता है इंक्रीज ग्लूकोज में, और ब्लड में बढ़ जाता है तो, और वो मेनली यूरिन में दिखता है। ठीक है। ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एक्चुअल सैचुरेशन थ्रेशोल्ड किसको कहते हैं, पॉइंट जिसमें सभी नेफ्रॉन जो है ग्लूकोज सैचुरेटेड रहे, मतलब कि एबव 13.3 मिली मोल। कंसंट्रेशन डिफरेंस कितना होता है, तो 13.3 माइनस 8.3 तो 5 मिली मोल का क्या होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, जिसको हम स्प्ले कहते हैं। ये जो स्प्ले कहते हैं ना, पिछले थोड़ी देर पहले ही बताए थे, जैसे कि कोई कर्व होता है इस तरह का, उसमें थोड़ा सा ऐसा कर्व आ जाता है, ये ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा ऐसा कर्व आ जाए, तो ये जो कर्व होते हैं ना, इसी को स्प्ले कहते हैं। ठीक है। अब थूस क्या होता है, यूरिन ग्लूकोज डज नॉट एक्यूरेटली इंडिकेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर यूरिन ग्लूकोज निगेटिव रहे डायबिटीज़ पेशेंट में, इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लड में ग्लूकोज क्या हो, नॉर्मल हो। अब देखते हैं ये ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव में क्या डिफरेंस होता है बातर रीऑब्जर्प्शन में। जो ऑब्लिगेटरी बातर रीऑब्जर्प्शन होता है वो मेनली फॉलो करता है सॉल्यूट को, मेनली ग्लूकोज और सोडियम को। ठीक है। इसमें ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है, जो किसके किसके बीच बनता है, तो फिल्ट्रेट और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बीच में। ये कंट्रोल किया जाता है सोडियम के द्वारा। ठीक है। सोडियम लेवल अगर ब्लड में कंट्रोल्ड है, सोडियम लेवल किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो अल्डोस्टेरोन के द्वारा। वहीं फैकल्टेटिव जो है वो परमेबिलिटी परमेबिलिटी वाटर का कहाँ है, तो डिजिटल ट्यूब्यूल्स में या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, जो मेनली एडीएच के अंदर होता है। तो एडीएच किसके द्वारा सिक्रिएट होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। और कब, जब डिहाइड्रेशन का कंडीशन आता है तो ऐसे कह सकते हैं ऑब्लिगेटरी जो है वो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन फैकल्टेटिव क्या है, जब कोई डिहाइड्रेशन हो इस सब में, इसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन कब होता है, जब फिल्ट्रेट पास करता है ट्यूब्यूल सिस्टम से, जैसे कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनरे,
डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और मेजॉरिटी ऑफ ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, तो ट्यूबुलर सेक्रेशन मतलब ट्यूब के अंदर कुछ डालना, फिल्टर से वो नहीं आया है, बीच में कहीं से वो आया है, और ये मेनली एटीपी हाइड्रोजिलेज के कारण होता है। ठीक है, ट्यूबुलर से जो सिक्रेशन होता है ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में आता है। इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे बॉडी में एक्सेस है वो मेनली इसके थ्रू सेक्रिएशन होता है, या कोई टॉक्सिन जो फिल्टर नहीं हो पा रहा है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में हम समरी देखिए पढ़ते हैं क्या क्या पढ़े, तो रीऑब्जर्व किसका होगा, वाटर का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम आयन का, ग्लूकोज का और अनायंस का। सिंपल डिफ्यूजन से कौन सा जाएगा, तो पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और यूरिया। ठीक है, सेक्रिएट कौन सा होगा, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया आयन, यूरिया, क्रिएटिन। मतलब कि यूरिया जो है वो उसको रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और सेक्रिएशन भी होता है। ठीक है, तो ये याद करने वाली बातें हैं। अब आते हैं लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में आपको पता है डिसेंडिंग लिम्ब से जो ऊपर से नीचे जा रहा है उसमें वाटर का ऑस्मोसिस होता है, और असेंडिंग लिम्ब एक्टिव होता है जिसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और सेक्रिएशन किसका होता है, यूरिया का। किसका, यूरिया का सेक्रिएशन होता है। ठीक है, यूरिन कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन मैकेनिज्म, ये मेनली जो होता है ये काउंटर करेंट मल्टीप्लायर और एक्सचेंजर पे डिपेंड करता है। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता दिया है अच्छा से। डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इसमें रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर का होता है। सिंपल डिफ्यूजन से बाइकार्बोनेट का होगा। उसके बाद यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन सेक्रिएशन हाइड्रोजन आयन का होता है। अब देखते हैं ग्लोमुलो ट्यूबुलर बैलेंस और ट्यूबुलो ग्लोमुलर फीडबैक क्या होता है। तो जैसे कि रीनल का आर्टरी का प्रेशर बढ़ता है तब ग्लोमुलर कैपिलरी प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है। सॉल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। फ्लूइड का डिलीवरी होता है लूप ऑफ हेनले के द्वारा, और सॉल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन होता है ठीक है असेंडिंग लिम्ब के द्वारा। इस तरह मेनली होता है, कोई भी खाता है तो वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है, रोल क्या होता है काउंटर करेंट मल्टीप्लायर का, तो लूप ऑफ हेनले को काउंटर करेंट मल्टीप्लायर कहा जाता है। इसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट होता है असेंडिंग लिम्ब पे, और डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है सिर्फ वाटर के लिए। काउंटर करेंट एक्सचेंजर भाषा रेखता को कहते हैं। ये वाटर काउंटर करेंट एक्सचेंजर किसको कहते हैं, तो भाषा रेखता को। इसमें मेनली क्या होता है, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट परमिएबल होते हैं। एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब का लिम्ब ऑफ कैपिलरी के बीच में। रोल ऑफ यूरिया क्या रहता है, मेनली ये कंट्रीब्यूट करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन मेडुला। पैसिव मूवमेंट होता है इसका। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट में इम्परमिएबल होता है बाकी जगह। ठीक है, एडीएस का रोल कहाँ होता है, तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में होता है। ये यूरिया के मूवमेंट को बढ़ा देता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्यूल्स में। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन का कब होता है, जैसे कि वैसोप्रेसिन हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, और वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी है। ये क्या करता है, हमारे प्यास को बढ़ा देता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, ऐसा करता कैसे है, तो CAMP को बढ़ाकर। तो जैसे कि मान लीजिए कि कैसे हम कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या होता है, देखिए एक बात याद रखिए, यूरिन कंसंट्रेटेड रहे या डाइल्यूटेड रहे, जो एक्सक्रीटेड मटेरियल जो बाहर निकलने वाला मटेरियल है वो दोनों में बराबर रहेगा। तो ज़्यादा और कम क्या रहेगा, तो कंसंट्रेटेड में कम यूरिन निकलेगा, डाइल्यूटेड में ज़्यादा यूरिन निकलेगा। कंसंट्रेटेड उनके लिए है जो कम पानी पीते हैं तो उनमें यूरिन कम निकलता है। डाइल्यूटेड उनके लिए है जो ज़्यादा पानी पीते हैं
तो उनमें ज़्यादा यूरिन निकलता है, लेकिन जो excretory प्रोडक्ट है वो सेम रहता है। अब देखिए जैसे कि कंसंट्रेटेड है, मान लीजिए कि किसी कारणवश जो इंसान है वो कम पानी पी रहा है, तो उसमें वाटर लॉस बढ़ गया, वाटर इनटेक कम हो रहा है, जैसे गर्मी के दिनों में होती है, तो ब्लड ऑस्मोलरिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और तो इससे में हमारा जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाता है, एडीएच का रिलीज होता है। एडीएच क्या करता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है, यूरिन वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाता है, और जो यूरिन का कलर होता है वो डार्क हो जाता है। देखते हैं गाढ़ा ये येलो कलर निकलने लगता है, तो कहा जाता है अरे इतना गाढ़ा बाथरूम हो रहा है, तुम पानी पियो, तुम्हारा ये बहुत ये कम पानी पीता है, इसी के कारण ऐसा हो रहा है। अब डाइल्यूटेड जस्ट अपोजिट, किसी में ज़्यादा पानी पीता है तो उसमें ब्लड ऑस्मोलरिटी कम रहता है, कोई भी ऑस्मो रिसेप्टर का स्टिमुलेशन नहीं होता है, एडीएच का ये रिलीज नहीं होता है, जिसके कारण वाटर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाता है। और कलर कैसा रहता है, लाइट कलर का रहता है। कहता है ना अरे इसका बाथरूम तो पानी की तरह हो रहा है, मतलब ये इसके शरीर में सही पानी है, जितना होना चाहिए उतना पानी है, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्दोस्टेरोन सिस्टम मेनली क्या होता है ना, बीपी घट जाए या सोडियम लोड घट जाए तो इसके कारण जो हमारा डीसीटी है उस पर मैकुला डेंसा रहता है, वो इसका कहानी के तरह बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है, ये लूपा फेनली है, ये इस तरह से यहाँ पर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा मैकुला डेंसा प्रेजेंट है। अब हमारे बीपी कम हो गया या सोडियम कम हो गया, और ये मैकुला डेंसा क्या है ना, सोडियम को देखता है। अब सोडियम क्या है, साल्ट है, ऐसे मान लेते हैं। तब यहाँ से जब ये हमारा यूरिन जाते रहेगा तो ये जो मैकुला डेंसा है उसको टेस्ट करता है, अगर इसमें सोडियम है तो उसको टेस्ट ही लगा, उसको जाने देगा, और अगर सोडियम नहीं है तो कहेगा रुको 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 रुको, इसमें तो सोडियम है ही नहीं, पहले मेरे को बावर्ची के पास जाके कहने दो कि इसको नमक डाले, खाने में नमक नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, बावर्ची समझ लीजिए जेजी सेल होता है, जेजी सेल को कहता है, जेजी सेल क्या करता है, रेनिन से क्रिएट करता है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर से सेक्रिएट होता है एंजाइम, उसको एक्टिव कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 ब्लड के थ्रू चला जाता है लंग में वहाँ पे होता है एसी कन्वर्टर जो इसको कन्वर्ट कर देता है ये एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 का एक तो वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम है और एक अल्दोस्टेरोन का काम है। ये क्या करेगा, तो ये सोडियम को क्या कर देता है, रीऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, और जिसके कारण सोडियम का रीऑब्जर्वेशन बढ़ जाता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो ये जो सोडियम एक्सक्रीशन है ये क्या पे डिपेंड करता है, ग्लोमेरुलर फीडबैक पे, जो फैक्टर अफेक्ट करता है जीएफआर, अल्दोस्टेरोन, आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एंजियोटेंसिन 2, फिर रेट ऑफ ट्यूबुलर सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। सोडियम एक्सक्रीशन मेनली इंक्रीज कर होगा किसी ड्रग के द्वारा, तो ये हाइड्रोजन और पोटेशियम का सेक्रेशन डिक्रीज होगा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब ये जो रेगुलेशन होता है पोटेशियम एक्सक्रीशन का, वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो वो मेनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड फ्लो, जैसे फ्लो का हो रहा है उसके अनुसार उसका एक्सक्रीशन होता है। सोडियम के अपोजिट होता है, अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो इसका घटेगा, और इसका बढ़ेगा तो सोडियम का घटेगा, ठीक है। और अगर पोटेशियम का सेक्रिएशन घटेगा तो सोडियम का सेक्रिएशन बढ़ेगा, इस तरह से ये होता है। तो इस तरह से हम पूरी तरह फिजियोलॉजी समझ गए रीनल का। आशा है आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।